हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और ये जो 5वां चैप्टर है ये हमारी दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए। इस चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हम मेंडलवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात इसमें दूसरा टॉपिक जो है मेंडल के वंशागति के नियम, उनके अपवाद, 2 जीन वंशागति और उसके बाद में लिंग निर्धारण। और उस लिंग निर्धारण में भी विभिन्न प्रकार और मानव के अंदर, कीटों के अंदर किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। आज हम इसका अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है उत्परिवर्तन। चैप्टर 5 और टॉपिक है उत्परिवर्तन। देखिए, इस उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन। उत्परिवर्तन यानी जीवों के अंदर उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए, और डीएनए से ही बने होते हैं गुणसूत्र। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर हो जाता है और यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है तो इस घटना को कहा जाता है उत्परिवर्तन। यानी उत्परिवर्तन है क्या? तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ, जैसे जीन, जैसे डीएनए से बना होता है जीन, जीन से बना यानी गुणसूत्र। इनमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाता है और उस परिवर्तन के कारण जीव के लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप अगर बदल जाते हैं और वो बदले हुए लक्षण जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं तो वो कहलाएगा उत्परिवर्तन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा परिवर्तन हुआ है और वो अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं हो रहा है तो वो एक तरह से उत्परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आता है। तो कह सकते हैं उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन या गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन या गुणसूत्र की संरचना एवं संख्या में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाता है और जिसके कारण जीवों के फिनोटाइप व जीनोटाइप बदल जाते हैं। उत्परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों के आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए होता है। डीएनए से ही जीन बनते हैं और जीन ही यानी ये डीएनए ही किसका निर्माण करता है? गुणसूत्रों। इनकी या तो संरचनात्मक परिवर्तन हो जाए संरचना में, या फिर उनकी संख्या में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, वंशागत हो जाता है और जिसके कारण जीवों के फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप एवं जीनोटाइप अर्थात जीन प्रारूप में बदलाव आ जाता है, यानी बदल जाते हैं, तो वो कहलाते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब ये उत्परिवर्तन की जो विचारधारा है, ये विचारधारा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इस विचारधारा को प्रस्तुत किया गया था। तो ये आप नोट करेंगे। इस उत्परिवर्तन की विचारधारा को सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक हॉलैंड के जो वैज्ञानिक है ह्यूगो डी ब्रिज सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज नामक या ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रीमरोज नामक पादप पर प्रयोग करके की इस उत्परिवर्तन की विचारधारा को सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने इवनिंग प्रीमरोज नामक पादप पर प्रयोग करके की या सर्वप्रथम प्रयोग करके प्रस्तुत की। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाल पुष्प वाले पौधों को देखा। अब इवनिंग प्रीमरोज में लाल पुष्प आते हैं, लेकिन कई पादपों को जब इन्होंने एक साथ उगाया तो देखा कि कुछ पादपों के पुष्प लाल के स्थान पर सफेद उत्पन्न हो गए और उस सफेद का कारण इन्होंने उसके अंदर उत्पन्न कोई ऐसा पदार्थ या कोई इस तरह का बदलाव देखा कि उसकी वजह से अचानक सफेद पुष्प वाले पादप उत्पन्न हो गए। फिर इन्होंने उस सफेद वाले पादप को फिर दोबारा से उगाया, यानी उससे बीज प्राप्त करके, तो पाया गया कि सफेद से फिर सफेद ही उगता है। तो ऐसी स्थिति में ये
जो परिवर्तन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? उत्परिवर्तन की वजह से हुआ है। इससे पहले एक वैज्ञानिक थे सेट राइट्स, उन्होंने भी इसी तरह का प्रयोग देखा कि भाई कई भेड़ थी, अचानक उसमें कुछ भेड़ें ऐसी थी जिनकी, भेड़ों के झुंड में कुछ भेड़ें अचानक ऐसी उत्पन्न हो गई जिनकी टांगों की लंबाई सामान्य भेड़ों की टांगों की लंबाई से कम थी, और उस कम लंबाई की जो टांगों वाली जो भेड़ थी उसको एनकन नाम दिया, और फिर देखा कि उस भेड़ से जो नई भेड़ उत्पन्न होती है वो भी कम टांग वाली उत्पन्न होती है, छोटी टांग वाली उत्पन्न होती है। तो उसका कारण भी क्या था? उत्परिवर्तन ही था। ठीक है, अब ये उत्परिवर्तन जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इन उत्परिवर्तनों को इनके प्रकारों के रूप में बांट दिया गया है। तो देखिए, एक तो वो उत्परिवर्तन होते हैं जो एकल होते हैं, यानी जीन के द्वारा होते हैं, तो उनको नाम दे दिया जीन उत्परिवर्तन, और जो गुणसूत्रों की वजह से उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो यहां हम देखें कि उत्परिवर्तन को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट दें, एक तो होता है जीन उत्परिवर्तन और दूसरा होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के प्रकार। जीन उत्परिवर्तन। अब देखिए, ये जो जीन उत्परिवर्तन है इसको बिंदु उत्परिवर्तन या एक तरह से कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन। देखिए, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम बताया गया है, लेकिन आपको पूरी चीज जानना आवश्यक है। दूसरा है गुण सूत्रीय उत्परिवर्तन। इसको हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इसे कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए, जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो किसी एक जीन का आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो कहलाता है जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं बिंदु उत्परिवर्तन कह सकते हैं। अब देखिए, इस बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से आगे हम देखेंगे कि एक रोग हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। मानव के अंदर रोग पैदा होता है तो उसी की वजह से हो जाता है। अब इस जीन उत्परिवर्तन जो है इसमें भी हम इसे दो कैटेगरियों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें क्या होता है कि किसी एक नाइट्रोजनी क्षारक, क्योंकि डीएनए बना होता है नाइट्रोजनी क्षारकों से, उसमें बदलाव हो जाता है। और दूसरा होता है एक जिसे हम कह सकते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो एक तो अदला बदली की वजह से होता है, और दूसरा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्रेम शिफ्ट की वजह से होता है। फ्रेमिंग में शिफ्टिंग हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं कमी अथवा अधिकता। से, या इसको हम एक तरह से नाम दे दें कि ये एक प्रकार से प्रतिस्थापन की वजह से होता है। प्रतिस्थापन। और एक होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसी प्रकार से अगर हम गुणसूत्री उत्परिवर्तन को देखें तो यह भी दो प्रकार से होता है। एक होता है संरचनात्मक
उत्परिवर्तन और दूसरा होता है संख्यात्मक। ठीक है। अब देखिए यहां जो जीन उत्परिवर्तन हुआ है वो एक तरह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी प्रतिस्थापन की वजह से हो रहा है। अब यहां आप देखें कि एक तो इस तरह से होता है कि डीएनए की संरचना होती है। डीएनए यहां एक विशेष रूप से संरचना को समझिए, डीएनए। अब डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, 4 प्रकार के क्षारक। एक होता है एडिनिन, एडिनिन जिसको ए से व्यक्त करते हैं। एक होता है गवानिन जिसको जी से व्यक्त करते हैं। एक होता है साइटोसिन जिसको सी से व्यक्त करते हैं। और एक होता है थाइमिन जिसको टी से व्यक्त करते हैं। अब अगर एक भी नाइट्रोजनी क्षारक में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आ जाता है तो उसके वजह से उसके लक्षण जो है वो बदल जाते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कि आप अगर अंग्रेज यानी आप कोई लिख रहे हैं, संख्या लिख रहे हैं और संख्या बहुत सारी लिखनी है, अगर उस संख्या में आप किसी को उसके स्थान की बजाय पहले लिख दें या पीछे लिख दें तो उससे उसका अर्थ जो है टोटल ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको 450 लिखना है, आप इसकी जगह इस जीरो को इधर की जगह इधर लगा दिया, आपने यूं लिख दिया। आप देखिए इसमें चेंज हुआ कि नहीं, यहां 450 है, यहां 045 ही रह गया है। या फिर इसको अगर 5 को यहां की जगह यहां लिख दें, यानी इसकी जगह लिख दें 540, तो इसका भी अर्थ बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षारक एक सीरीज में रखे हुए रहते हैं। अब उसमें से अगर एक सीरीज में से एक नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर कोई दूसरा नाइट्रोजन क्षारक आ गया है, ए के स्थान पर अगर जी आ जाता है, जी के स्थान पर सी आ जाता है, सी के स्थान पर टी आ जाता है, किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है तो उससे संकेत बदल जाते हैं, जेनेटिक कोड बदल जाते हैं। और जेनेटिक कोड बदल जाते हैं तो आप समझिए सूचनाएं बदल जाएंगी, तो उनका अर्थ बदल जाता है। इस तरह का एक उदाहरण हम आगे बताएंगे इसका डिटेल्स, जिसमें एक होता है सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है, एक जगह ए के स्थान पर टी आ जाता है, टी के स्थान पर ए आ जाता है, यानी एडिनिन के स्थान पर थाइमिन, थाइमिन के स्थान पर एडिनिन, उसी से उसमें परिवर्तन आ जाता है और व्यक्ति के अंदर जो है सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रतिस्थापन के द्वारा यानी क्या हुआ, चेंज हुआ है, तो वो कहलाएगा उत्परिवर्तन। और वो प्रतिस्थापन किसका हो रहा है, आनुवांशिक, यानी ये जो नाइट्रोजनी क्षारकों का होता है, क्योंकि डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। यहां एक बार मोटे मोटे तौर पर समझ लें, फिर हम और डिटेल में आज जाएंगे। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है। मान लीजिए एक चीज को आप बीच में मिस कर गए और एक संख्या लिखी नहीं और आगे कोड सब बदलते चले गए। मान लीजिए जैसे लिखा है ए सी जी टी, ए जी सी, इसके अलावा जी सी टी। अब मान लीजिए यहां सी मिस हो जाए तो अब देखिए 3-3 के जोड़े होते हैं जेनेटिक कोडों के, तो ये कोड जो है बदल जाएंगे, ए जी टी, ए जी सी, और फिर हो जाएगा जी सी टी। अब बताओ ये कोड बदल गए कि नहीं, पहले कोड कुछ और थे अब कोड कुछ और हो गए। तो इस तरह से फ्रेमिंग शिफ्ट हो जाती है।
अर्थात उससे क्या हो जाते हैं, उनके कॉर्ड जो है वो बदल जाते हैं। यहां संरचनात्मक का मतलब होता है संरचना में कोई, जैसे गुणसूत्र अगर बीच में से टूट जाए या डबल रिपीट हो जाए या फिर गुणसूत्र की अदला बदली आगे का भाग पीछे की तरफ जुड़ जाए, तो इन सबसे उत्परिवर्तन हो जाता है। या संख्या में परिवर्तन, अगर गुणसूत्रों की संख्या बदल घट जाए, मान लीजिए मानव के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, आगे हम बताएंगे 47 हो जाते हैं, तो कई बीमार समस्याएं आ जाती हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बन जाता है, डाउन सिंड्रोम बन जाता है, पटाउ सिंड्रोम बन जाता है। तो उससे क्या होते हैं, कई प्रकार के असामान्य लक्षण वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ठीक है, तो यहां हमने आज उत्परिवर्तन की शुरुआत की है और इसे हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये उत्परिवर्तन केवल इसी चैप्टर में नहीं आएगा, इस चैप्टर के साथ साथ अगले चैप्टर में भी इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।